1969 में पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को पकड़ लिया और उन्हें पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने वहां से किसी भी तरह भागने का प्लान बनाया और सिर्फ एक चक्कू और एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उन्होंने उस जेल की दीवार को तोड़ दिया और बाहर निकल गए। अगर ये पहला ट्विस्ट है, तो जब वो तीनों वहां से एस्केप हुए, उन्हें अपनी आजादी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर करने थे, तब एक ऐसी चीज होती है। दिसंबर 10, 1971 का दिन था। जगह थी पंजाब में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन। वहां के रनवे पर सुखोई 7 नाम का फाइटर जेट एक बड़े अटैक के लिए रेडी खड़ा था। उस प्लेन को उड़ने वाले 19 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर इस डिसीजन के साथ आसमान में उड़ना शुरू करते हैं कि आज तो हमें अपना टारगेट जरूर डिस्ट्रॉय करना है। उनके साथ ही और 25 पायलट्स भी अपने फाइटर जेट्स लेकर आसमान में उड़ रहे थे। वहां से 125 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जफरवाल नाम के टाउन में घुसने के बाद वो 6वीं पायलट्स वहां के एक वॉच टावर को घेर कर उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। लेकिन जब वो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके वहां से निकलने लगते हैं, तभी पाकिस्तान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम होश में आने लगता है। जैसे वो कह रहा हो कि मेरे एरिया में आकर मुझ पर ही अटैक करके वापस चले जाओगे क्या? ऐसे बोलकर वो उन इंडियन फाइटर जेट्स की तरफ अपने गोले दागने लगता है। लेकिन जैसे वो कह रहे हों कि हम पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, सारे इंडियन फाइटर जेट्स उस अटैक से बचने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दिलीप का फाइटर जेट गोलों से छिड़कर डैमेज हो जाता है, तो कमजोर हो चुका वो प्लेन आगे उड़ नहीं पाता और जमीन की तरफ गिरने लगता है। तभी दिलीप होश में आते हैं, इजेक्ट बटन प्रेस करते हैं और उस प्लेन से बाहर निकल आते हैं। तुरंत उन्होंने अपनी पीठ पर बंधे पैराशूट को खोला और धीरे से जमीन पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन एक मुश्किल से बचकर वो अब दूसरी मुश्किल में फंस जाते हैं, बिकॉज वो जिस जगह उतरे थे वो पाकिस्तान के लोगों का एरिया था। एक्चुअली पाकिस्तान के लोगों को इंडिया से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए वो अपनी सारी नफरत इंडियन यूनिफॉर्म में खड़े दिलीप पर निकालना शुरू कर देते हैं। यस, जब वो जमीन पर गिरे तो वहां के पाकिस्तानी लोगों ने देख लिया। वो दौड़ कर आए और उन्हें बुरी तरह से मारने लगे। साथ ही उन्होंने दिलीप के शूज, उनका पैसा, उनकी सिगरेट और लाइटर, ये सब उनसे जबरदस्ती छीन लिया। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही अगले ही कुछ मिनट्स में पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। उन्होंने पब्लिक को कंट्रोल करते हुए कहा कि इसकी अच्छे से इंक्वायरी करनी है, इसलिए इससे मारकर खत्म मत कर देना। उसके बाद दिलीप को अरेस्ट करके रावलपिंडी नाम की जगह पर मौजूद एक वॉर कैंप जेल में ले जाया जाता है। लेकिन बेचारे वहां के पाकिस्तानी ऑफिसर्स को ये नहीं पता था कि रावलपिंडी लाए गए दिलीप अगले सिर्फ 8 महीनों में उस जेल से भागने वाले हैं। यस, 1900 बच्चों में जिस चीज पर इंडियन लोगों ने बहुत गर्व किया और जिसने पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स सबको हैरान कर दिया, उस इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के किए गए एकदम टॉप क्लास प्रिजन एस्केप पर एक फिल्म तक बनाई जा चुकी है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। (1997) में हुए इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद इंडिया के लिए 2 खतरे बने हुए थे। एक पाकिस्तान जो इंडिया के वेस्ट में था और एक पाकिस्तान जो ईस्ट में था। ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश। तो उस दूसरे खतरे को खत्म करने के लिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए, इंडिया ने खुद ही मैदान में उतरकर जो जंग लड़ी वही थी 1951 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस वॉर में इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर बार बार अटैक किए, लेकिन पाकिस्तान के जफरवाल एरिया में मौजूद वो वॉच टावर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था। बिकॉज
वो वॉच टावर ही पाकिस्तान के लिए बहुत यूजफुल था, इंडिया के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान में आते हुए देखने और उसके हिसाब से इंडिया के एयरक्राफ्ट पर अटैक करने के लिए। सो उससे और साथ ही वहां के रेडियो स्टेशन को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने के इरादे से ही, जैसा मैंने इंट्रो में बताया, वो 6वीं फाइटर जेट्स बिजली की रफ्तार से पाकिस्तान की बाउंड्री में एंटर करना शुरू करते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो गया, लेकिन पायलट दिलीप अकेले उस देश की आर्मी के हाथ लग जाते हैं। अब दिलीप को जहां बंद किया गया था, वो रावलपिंडी जेल सिर्फ वॉर प्रिजनर्स को ही रखने के लिए एक जेल थी। पहले तो उन्हें एक अलग कमरे में बंद करके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उनसे इंडिया के अदमपुर एयरबेस का मैप बनाकर देने को कहना शुरू किया। एक्चुअली वो अदमपुर एयरबेस पाकिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर था, जहां से पाकिस्तान के लिए इंडिया पर अटैक करना आसान था। तो उनका मकसद ये था कि अगर उस एयरबेस का मैप मिल जाए तो उसे इजीली अटैक किया जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में मना करने के बाद दिलीप ने फिर एक पेपर लिया और अदमपुर एयरबेस की ड्राइंग बनाकर दे दी। ये देखकर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बहुत खुश हो गए और वो उस मैप को लेकर चेक करने लगे। लेकिन अगले ही कुछ मिनट्स में उन्हें पता चलता है कि जो मैप दिलीप ने बना कर दिया था वो तो मुंबई एयरबेस का मैप था। ये जानकर वो दिलीप पर बहुत गुस्सा होने लगते हैं। अब ऑलरेडी प्लेन से गिरने और पाकिस्तानी लोगों के मारने की वजह से दिलीप के पैरों में बहुत चोट लगी थी, तो उस धोखा देने वाले इंसान को तकलीफ देने के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उन्हें उस रूम के कॉर्नर में जाकर सिर्फ एक पैर उठाकर एक टांग पर खड़े होने को कहा। साथ ही उन्होंने वहां से एक सोल्जर को बुलाया, उसके हाथ में बंदूक दी और बोला कि अगर दिलीप ने पैर नीचे रखा तो उससे शूट कर देना, और फिर वो वहां से चले गए। अब दिलीप जब एक टांग पर खड़े हुए तो दर्द की वजह से बहुत परेशान हो गए और थोड़ी देर में ही अपने दोनों पैर जमीन पर रख दिए। लेकिन वहां खड़ा वो सोल्जर उन्हें शूट करने के बजाय उन पर तरस खाते हुए उनकी मदद करता है और कहता है कि आप जमीन पर बैठ जाए, जब मेरे ऑफिसर्स आएंगे तो मैं आपको सिग्नल दे दूंगा, तब आप उठ जाना। इस तरह उस सोल्जर की हेल्प से दिलीप फिलहाल तो बच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उन्हें ठीक से खाना ना देकर भूखा रखना और यहाँ तक कि बाथरूम जाते वक्त भी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाना, ऐसे करके उन्हें बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से फिजिकली थक चुके दिलीप अब मेंटली भी थकने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें थोड़ा रिलीफ देने के लिए उन्हें उस जेल के एक दूसरे सेल में ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके जैसे ही और 11 इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स भी वहां बंद है। ये बात शुरू में दिलीप के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन धीरे धीरे उन पायलट्स के साथ बात करना जेल की मुश्किलों से उन्हें रिलीफ दिलाने में मददगार साबित हुआ। एक्चुअली जब पायलट्स अपने सेल से बाहर होते थे तो वो आपस में बात कर सकते थे, लेकिन जब वो सेल के अंदर होते थे तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा वहां के ऑफिसर्स ने कंडीशन रखी थी। और तो और जब वो सेल से बाहर होते थे तो वो क्या बात कर रहे हैं ये सुनने के लिए सोल्जर्स उनके बगल में ही खड़े रहते थे और उन्हें वॉच करते थे। जब आप ये सुनते हैं तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या यार, ये सब तो हर जेल में होने वाली आम बातें हैं। हमने तो सुना था कि अगर हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के हाथ लग जाते हैं तो वो उन्हें मारेंगे और टॉर्चर करेंगे, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर देश ने वॉर प्रिजनर्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उसके लिए एक बड़ा अग्रीमेंट किया हुआ है। उस अग्रीमेंट का नाम है 1949 में किया गया जेनीवा कन्वेंशन। इस समझौते के मुताबिक वॉर प्रिजनर्स को, यानी कि अगर आप एक मिलिट्री सोल्जर हैं और दूसरे देश में जाकर फंस गए हैं तो उस देश को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए वॉर सोल्जर को एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें मारना या टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उन पर जाति, धर्म, रंग, भाषा या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दुश्मन देश के प्रति नफरत को भी
उस सोल्जर पर नहीं निकालना चाहिए। उन्हें जरूरी बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़े। अगर उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो वो भी उन्हें मुहैया करना चाहिए। अगर वो जेल में मौजूद व्यक्ति अपने देश में रह रहे अपने परिवार से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति देनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अगर उनके लिए कोई पार्सल आता है तो उसको भी उन्हें लेने देना चाहिए। और तो और उनके खर्च के लिए हर महीने एक निश्चित अमाउंट का पैसा भी उन्हें देना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जंग खत्म होने के बाद उन वॉर प्रिजनर्स को उनके अपने देश वापस भेज देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी शर्तें उस जिनीवा एग्रीमेंट में थीं। तो इतने सारे रूल्स होने की वजह से ही पाकिस्तान ने भी इंडियन पायलट्स के साथ एग्रेसिव बर्ताव करने से अवॉइड किया। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कहते हैं कि कीचड़ में खिला कमल, उसी तरह उस जेल के सीनियर ऑफिसर जिनका नाम उस्मान था, उन्होंने हमारे इंडियन पायलट्स को काफी फ्रीडम दी थी। उस्मान ने इंडियन पायलट्स को चेस, कैरम जैसे इंडोर गेम्स खेलने, बुक्स पढ़ने, रेडियो सुनने और म्यूजिक कैसेट्स सुनने की भी परमिशन दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप जब चाहे मुझसे आकर आम तौर पर बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत हो तो वो भी मुझसे बिना किसी झिझक के बता सकते हैं। इस तरह उन्होंने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया। और यही नहीं, दिलीप के अरेस्ट होने के ठीक 6वें दिन ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग भी खत्म हो चुकी थी। तो दिलीप और बाकी पायलट्स बहुत उम्मीद से वेट कर रहे थे कि अब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात करके उन्हें रिहा कर देगी। लेकिन दिन गुजारते गए पर उन्हें जेल से रिहा होने का कोई साइन नहीं दिखा। तभी उस पाकिस्तानी जेल के ऑफिसर्स ने इंडियन पायलट्स को बताया कि आपको छुड़वाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसको सुन के जो इंडियन पायलट्स थे वो शॉक हो गए। वो इंडियन गवर्नमेंट से पूछने के लिए कि ये सच है या नहीं लेटर्स लिखते हैं अपने फैमिलीज को। उसको रिप्लाई में उनके फैमिलीज इंडिया से एक और लेटर भेजते हैं और बताते हैं कि इंडिया एक्शंस ले रहा है लेकिन पाकिस्तान ही आपको रिलीज करने में डिले कर रहा है। इतना ही नहीं, जो उस्मान अभी जेलर है वो कुछ मंथ्स में ट्रांसफर लेके दूसरी जगह जाने वाला है। उसके बाद देखो कि हम आपके साथ क्या करते हैं। इसी तरह दूसरे जेल ऑफिशियल्स भी इंडियन पायलट्स को धमकाते हैं। ये सब सुन के गुस्से के पीक पे पहुंचे हुए दिलीप उस जेल से भागने का डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा वो बाकी पायलट्स के पास भी जाके ये बोलते हैं कि हमको यहाँ से रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए अगर हम खुद यहाँ से भागेंगे तभी कुछ होगा, और उनको एनकरेज करते हैं। लेकिन वहाँ के बहुत सारे पायलट्स दिलीप को वार्न करते हैं कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना मौत के दरवाजे पे कदम रखने के बराबर है। बट वो वर्ड्स दिलीप के मन की शक्ति को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। तो ये देखकर उनके साथ एक ही सेल में रहने वाले हरी सिंह और ग्रेवाल नाम के ये 2 लोग भी उनके साथ भागने के लिए ओके बोलते हैं। सो अब इस जेल से कैसे भागना है ये वो तीनों मिलके सोचना शुरू करते हैं, और साथ ही उस जेल से एस्केप करने के लिए सही जगह कौन सी है ये देखने के लिए वो पूरे जेल को वॉच करना शुरू करते हैं। एक्चुअली जिस जेल में वो अब बंद है वो हजारों कैदियों को रखने जितना बड़ा जेल नहीं है। वो 50 से 100 लोगों तक ही रखने वाला एक छोटा जेल ही था। और उस जेल के ऑफिशियल्स, गार्ड्स यानी कि उन्होंने भी आर्मी के लोग ही थे। तो लगभग 20 से 30 से लोग ही गार्ड में रहने वाले उस जेल को देखकर दिलीप को पता चलता है कि उस जेल में 4थे नंबर वाले सेल के पास ही आर्मी वालों की कड़ी नजर सबसे कम है। सो वो आर्मी ऑफिशियल उस्मान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम जिस सेल में हैं वहाँ हवा नहीं आती, अगर बारिश होती है तो पानी टपकता है, इसलिए हमें 4थे नंबर वाले सेल में ट्रांसफर कर दो। उस्मान भी उसके लिए ओके बोलता है और इंडियन पायलट्स उनके भागने की पहली सीधी उस 4थे नंबर वाले सेल में रखते हैं। एक्चुअली उनका प्लान ये था कि उस सेल में लगी हुई विंडो को उखाड़ के वहां से एस्केप करना। तो वो उस प्लान के लिए जरूरी सामान और जेल से भागने के बाद जो चीजें उनको चाहिए होंगी वो सब जमा करना शुरू करते हैं, यानी कि फ्रूट्स काटकर खाने के लिए नाइफ और फोर्क, दादी मूछ ट्रिम करने के लिए सिजर्स और अपने सेल में वाटर टैप बदलने के लिए स्क्रू ड्राइवर खरीदते हैं। साथ ही उनको दिए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स और पैसे भी जमा करते हैं। इसके अलावा अपने फैमिलीज को लेटर लिखकर
कपड़े भी मंगवाते हैं और उनसे पाकिस्तान के लोगों जैसे कपड़े और वो जैसे कपड़े के थैलियां इस्तेमाल करते हैं वो सब सिल लेते हैं। और उनके पास मौजूद रेडियो की बैटरी और फटे हुए कपड़े सिलने के लिए रखी हुई सुई का इस्तेमाल करके दिशाएं दिखाने वाला एक कंपास भी रेडी करते हैं। फाइनली हम अभी कहां पर हैं ये जानने के लिए रास्ते दिखाने वाला एक मैप भी उस्मान से ले लेते हैं। इस तरह उनको ये सब काम पूरा करने में लगभग जुलाई महीने तक का समय लगता है, यानी कि दिसंबर में जेल में आए हुए लोगों को लगभग 6-7 महीने ये सब चीजें करने में लग जाते हैं। और इसके बाद ही वो अपने प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, यानी कि विंडो को उखाड़ने के लिए उसके आसपास के सीमेंट के घोले को वो अपने खरीदे हुए नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, सिजर्स और फोर्क से खुराचना शुरू करते हैं। क्योंकि ये काम एक ही दिन में पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे नाइट टाइम में खुराचना शुरू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनके बद टाइम की वजह से एक आर्मी ऑफिसर उस विंडो को देख लेता है। ये विंडो के अराउंड इतना डैमेज कैसे हुआ है, ये देखकर वो तुरंत उस विंडो को रिपेयर भी करवा देता है। अब दोबारा उस विंडो पे हाथ लगाया तो पकड़े जाएंगे। इस डर से दिलीप उनके सेल की दीवार पर ही काम करने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि एक आदमी निकल सके, इतना बड़ा होल उस दीवार में करके एस्केप होना है, ये वो डिसाइड करते हैं। तो वो तीनों मिलके उस दीवार का सीमेंट मॉर्टर खुराच कर उससे लगी हुई काली चकतन को एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। लेकिन एक ही दिन में एक आदमी निकल सके इतना बड़ा होल नहीं बना सकते थे, इसलिए वो हर रात एक एक पत्थर निकालना शुरू करते हैं। रात को एक पत्थर निकाल लिया तो अगले दिन सुबह वापस वही पत्थर उस जगह पर रख देते हैं। तो देखने में दीवार डैमेज हुई है ऐसा नहीं लगता है। इतना ही नहीं, उस दीवार को कोई ना देखे, इसलिए वो अपने पास मौजूद मैप को उस पर चिपका देते हैं। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और आखिर में उनके तीनों के भागने का दिन भी आ जाता है। अगस्त 14 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। इस वजह से उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए जेल सिक्योरिटी ड्यूटी में मौजूद आधी आर्मी के लोग अगस्त 10 को ही उस जेल से निकलकर चले जाते हैं। उसको उसे करके दिलीप और उनके साथी अगस्त 12 को अपने भागने का दिन सिलेक्ट करते हैं। उस रात को ही वो अपने पास के ड्राई फ्रूट्स और पैसे बैग में रख लेते हैं। उसके बाद जो ड्रेस उन्होंने सिल कर रखी थी वो भी पहन लेते हैं और दीवार में लगे हुए पत्थरों को निकालना शुरू करते हैं। उसके बाद दीवार का आखिरी लेयर जिसको उन्होंने तोड़ा नहीं था उसे भी तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ रहे थे उस टाइम ये आवाज बाहर ना सुनाई दे, इसी तरह नेचर ने भी उनकी हेल्प की। यस, उस नाइट टाइम में बिजली के साथ बहुत अच्छी बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो उस बिजली, गराज और बारिश की आवाज से दीवार तोड़ने की आवाज बाहर सुनाई नहीं दी। साथ ही वहां रोशनी ही ना हो, इसलिए पूरे एरिया में पावर कट भी हो जाता है। तो ये सब उसे करके दिलीप और उनके साथी दीवार में बने उस छेद से केंचुए की तरह रेंगते हुए बाहर आते हैं। अब सीधे 10 फीट की दूरी पर मौजूद उस जेल की बाउंड्री वॉल के पास जाते हैं। 7 फीट ऊंची उस दीवार के नीचे दिलीप झुक कर खड़े होते हैं और उनके दोनों साथी एक एक करके उनके ऊपर चढ़कर उस दीवार के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फाइनली नीचे खड़े दिलीप को भी हाथ देकर ऊपर खींच लेते हैं। अबिल जेल के बाहर भी सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, ये जानने के बाद वो तीनों बाउंड्री वॉल से बाहर कूद जाते हैं। तभी दिलीप के दोनों साथी बहुत खुश होते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन दिलीप उनको ये सच बताना शुरू करते हैं कि हम अभी सिर्फ जेल से भागे हैं, पाकिस्तान से अभी पूरी तरह एस्केप नहीं हुए हैं। अब वो एक वॉर टाइम था, इसलिए वो पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया के अंदर नहीं आ सकते थे, बिकॉज पाकिस्तान की बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, राइट? तो वो डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर वहां से इंडिया जाएंगे। सो अब वो अपने पास मौजूद मैप और कंपास का यूज करके अपनी एस्केप जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले पेशावर नाम की एक सिटी जाना था, लेकिन वो मिडनाइट का टाइम था, इसलिए कोई बस नहीं थी और सड़कें पूरी तरह खाली थी। बस का इंतजार करते हुए वो तीनों धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। तभी वो नोट करते हैं कि उनसे थोड़ी दूर आगे एक कंडक्टर पेशावर पेशावर
चिल्लाते हुए एक बस के पास खड़ा है। तो वो बहुत खुश होते हैं और उस बस में चढ़कर बैठ जाते हैं। बट वो बस पेशावर सिटी में एंटर होने से पहले ही एक जंगल एरिया के पास उतर जाते हैं और वहां से एक घोड़ा गाड़ी के थ्रू किसी और रास्ते से अपनी जर्नी कंटिन्यू भी करते हैं। थोड़ी देर में ही जब वो एक और जंगल से गुजर रहे थे तो वो उस घोड़ा गाड़ी वाले को पैसे देकर उस जंगल के अंदर ही उतर जाते हैं और साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स कोई है या नहीं ये देखते हुए कंपास का यूज करके उस जंगल के रास्ते से पैदल चलना शुरू करते हैं। ऐसे चलते चलते जब वो आखिर में उस जंगल से बाहर आते हैं तो उस टाइम और उस जंगल के बाहर की रोड पर उनकी तरफ आती हुई एक बस दिखने का टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहता है और उस बस को रोक कर पूछने पर उनको ये भी पता चलता है कि वो बस उनको जाना था उस खैबर पास नाम की जगह पर ही जा रही है। लेकिन इस बार बहुत केयरफुल होकर वो बस के अंदर नहीं चढ़कर उस बस की टॉप पर चढ़कर बैठ जाते हैं, बिकॉज वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पर बहुत सारे चेक पोस्ट थे, तो वहां के पुलिस उनको देख ना ले, इसलिए ही दिलीप और उनके साथी बस स्टॉप पर चढ़कर बैठे हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बताया था कि दिलीप और उनके साथी पाकिस्तान के मर्द जैसे कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन उनका फेस कट पाकिस्तानी लोगों जैसा ना होके थोड़ा अलग तो होगा, राइट? और साथ ही रावलपिंडी जेल से कोई इंफॉर्मेशन मिलने पर पुलिस उनको ढूंढेंगे, इस बात का डर भी उनको था, इसलिए ही वो डर के मारे अब बस स्टॉप पर चढ़कर बैठे हैं। बट जैसा वो डर रहे थे वैसे वो पुलिस के हाथ नहीं लगे और सेफ ही गए हैं। और जब वो बस वहां की एक गांव की चाय की दुकान पर रुकती है तभी उनको मैप से पता चलता है कि अगर वो यहाँ से लंदीकाना नाम की एक गांव चले जाते हैं तो वहां से अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल सिर्फ 8 किलोमीटर ही दूर है। सो उस चाय की दुकान पर मौजूद उस गांव के पब्लिक से वो लंदीकाना कैसे जाना है ये पूछते हैं। बट उनके पूछते ही वहां के लोगों को ये पता चल जाता है कि दिलीप और उनके साथी पाकिस्तानी नहीं है, बिकॉज लंदीकाना नाम के उस एरिया का नाम बदले हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो वहां के लोगों में से किसी को भी उस पुराने नाम के बारे में पता नहीं था, इसलिए ही ये क्या कोई नया गांव का नाम बता रहे हैं। इस वजह से दिलीप और उनके साथियों पर शक हुआ था और साथ ही उनके फेस कट और बोलने का स्टाइल भी पाकिस्तानी लोगों जैसा नहीं था, इस बात का भी शक आया था। तो तुरंत उन तीनों को पकड़कर उस गांव के तहसीलदार को हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे पकड़े जाने के बाद दिलीप उस तहसीलदार से क्या कहते हैं तो वो ये है कि हम तीनों पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं, एक सीक्रेट गवर्नमेंट वर्क के लिए हम लंदीकाना जा रहे हैं और साथ ही इस मैप में ही लंदीकाना नाम की जगह का नाम था। ये बोलकर अपने हाथ में मौजूद मैप भी दिखाते हैं, लेकिन हाथ में मैप लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब जरूर इनमें कोई गड़बड़ है। इस तरह उस तहसीलदार को और भी ज्यादा शक हुआ। तो वो तहसीलदार दिलीप से कहता है कि मैं तुमको पुलिस के हाथ हैंड ओवर कर देता हूँ, तुम जो भी कहना चाहते हो उनको ही कहना। ये सुनकर दिलीप घबरा जाते हैं और हालत हाथ से निकलने वाली है ये फील करने लगते हैं। अगर अभी हम पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस हमें मार ही डालेगी, उससे बेहतर पाकिस्तान की मिलिट्री के पास ही जाकर सरेंडर हो जाते हैं, वो भी जिस आर्मी ऑफिशियल उस्मान ने हमारी बहुत हेल्प की उसके पास ही जाकर सरेंडर हो जाते हैं। ये वो डिसाइड करते हैं। सो वो उस तहसीलदार से कहते हैं कि आप चाहे तो रावलपिंडी में मौजूद आर्मी ऑफिसर उस्मान को फोन करके पूछ सकते हैं, वो हमारे बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ये सुनकर तहसीलदार भी आखिर में दिलीप को एक चांस देने का डिसीजन लेता है। तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी बुक देखकर रावलपिंडी में मौजूद आर्मी ऑफिसर उस्मान को कॉल करता है। आपके आदमी हैं, ये बोलकर यहाँ 3 लोग आए हैं, ये वो कहता है। ऐसे बोलकर दिलीप को भी उनसे बात करवाता है। अब उस तहसीलदार को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है, ये जानने के बाद दिलीप भी इंग्लिश में ही उस्मान से बात करते हैं। हम जेल से एस्केप होके यहाँ फंस गए हैं, हमारी हेल्प कीजिए सर, ये वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऑलरेडी वो तीनों जेल से भाग गए हैं। ये जानने के बाद परेशान हुए उस्मान उस तहसीलदार से कहते हैं कि वो तीनों मेरे ही आदमी हैं,
उनको पुलिस के हाथ हैंडओवर मत करना। हमारे सोल्जर्स थोड़ी देर में वहां आ जाएंगे। उनके हाथ वो तीनों को भेज देना। उस तहसीलदार ने उसके लिए ओके बोला और दिलीप और उनके साथियों को कोई खतरा ना हो इस तरह अपनी हिफाजत में रखते हैं। और अगस्त 14 को सुबह वहां आए हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स को उनको हैंड ओवर भी कर देते हैं। हाथ को आया पर मुंह को नहीं लगा। जैसा कहते हैं वैसे ही इतनी दूर तक भाग कर आए, आखिर में हमारी पूरी कोशिश बेकार हो गई। इस चिंता के साथ दिलीप और उनके साथी रावलपिंडी जेल में ही दोबारा जाकर बैठ जाते हैं। बट उनके रावलपिंडी जेल से भागने की सजा के तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उन तीनों को फैसलाबाद सिटी में मौजूद सेंट्रल जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो अपनी कोशिश ऐसे नाकाम होने की वजह से दिलीप और उनके साथी दुख के साथ अगले दिन निकालना शुरू करते हैं। ऐसे ही आगे और 3 महीने भी निकल जाते हैं। तभी वो जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे वो होना शुरू होता है। यस, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली पाकिस्तानी कायद में रखे हुए इंडियन पायलट्स को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। इसमें जेल से भागे वो तीनों के साथ मिलकर टोटल 10 पायलट्स पाकिस्तान जेल से रिलीज होते हैं। ऐसे 1900 बच्चों में दिसंबर 1 को रिलीज होके अत्तारी वगा बॉर्डर पर आए हुए दिलीप और बाकी 9 पायलट्स को इंडियन पब्लिक एक बहुत ही उत्साह भरा स्वागत देते हैं। कई महीनों बाद उनको देखकर उनके फैमिली मेंबर्स भी खुशी के आंसू बहाना शुरू करते हैं। इस तरह दिलीप समेत 3 इंडियन पायलट्स की प्रिजन एस्केप की कोशिश नाकाम होने के बावजूद भी उनके उस बहादुरी वाले काम को देखकर पाकिस्तान के सभी लोग हैरा हो जाते हैं। ऐसे सबको हैरा कर देने वाले पाकिस्तान जेल से भागने वाली उस टीम को लीड करने के लिए और इंडियन एयरफोर्स को दी गई सेवा के कारण इंडियन गवर्नमेंट दिलीप अरुलकर को वीर चक्र मेडल देकर सम्मानित करती है। और उनकी लीडरशिप में हुए इस प्रिजन एस्केप पर बेस्ड हिंदी में एक फिल्म भी रिलीज हुई है। तो इतनी शान वाले दिलीप एक इंटरव्यू में क्या कहा है, तो वो ये है कि जब हम पाकिस्तान जेल में थे तब जेल ऑफिशियल उस्मान ने हमारी बहुत हेल्प की। हम जेल से भाग कर आ गए हैं ये जानने के बावजूद भी उन्होंने हम पर गुस्सा नहीं किया और हमारी जान को कोई खतरा ना हो इस तरह उन्होंने ही हमें बचाया। ये बोलकर उस उस्मान की बहुत तारीफ की है। बाहर पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई होने के बावजूद भी पाकिस्तान की जेल के अंदर उस्मान नाम के ऑफिशियल ने एक इंसान की तरह हमारे लोगों के साथ बर्ताव किया। उस एक इंसान की इंसानियत पर भरोसे की वजह से ही जब हमारे जवान दोबारा फंसे तो वो पुलिस के पास ना जाकर उस्मान के पास ही गए। इस दुनिया में कोई भी लड़ाई हो, इंसानियत ही आखिर तक साथ देती है। ये इंसिडेंट हमें साफ साफ दिखाता है। सो जान को दाव पर लगाकर पाकिस्तान जेल से भाग कर आए इंडियन पायलट्स के इस बहादुरी भरे एडवेंचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? बेशक वो नाकाम हुआ हो, तब भी उन्होंने जो किया वो एक बहुत बड़ा काम है। तो आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं लेकिन लाइक किए बिना देख रहे हैं तो अभी एक लाइक दे दीजिए, बिकॉज आपका वो छोटा सा लाइक ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा।